चलो आज से हम लोग का थ्योरी पढ़ना था। आज से हम लोग का क्या पढ़ना था? थ्योरी पढ़ना था। ठीक है, राजा किसान और नगर का। आज से हम लोग थ्योरी पर चलेंगे। थ्योरी हम लोग ने अभी तक ये जितने वंश आए थे इसमें का सारा के बारे में पढ़ चुके हैं। मगध पर कितना लोग शासन किया था, यानी कि शुरुआत किए थे हर एक वंश से, ख़त्म किए गुप्त वंश पे जाकर ख़त्म कर दिए। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे किसका? थ्योरी का, एकदम अच्छा तरीके से परिभाषा के साथ में। परेशान ना हो तो सर जी के परसों जियोग्राफी की परीक्षा है लड़का सबके, उसमें था चलेगा तुम्हारा सर जी कितना सही है कितना गलत है। आज पोल है। इस साल 12th का बच्चा के पोल नहीं था ना, इस साल सब होम साइंस वाला था। तो परसों जियोग्राफी है अपना, और उसमें देखा जाएगा कितना क्वेश्चन जो मैं गेस किया हूँ वो आ रहा है नहीं या नहीं, जो पढ़ाया हूँ तो वही करिएगा। अब ब्रह्मास्त्र में से आ रहा है या नहीं ये चीज़ देखना है। ना आएगा कैसे, आगे करेगा, उसका क्वेश्चन दूसरा जगह से थोड़ी पूछेगा। चलो आज से शुरुआत करते हैं। यहीं से हम लोग ने शुरुआत किया था, थोड़ा सा झलक देखे थे इसका हम लोग जब क्लास की शुरुआत किए थे तब। ये थोड़ा सा झलक दिखे थे, हाँ वैदिक काल वाला में थोड़ा सा झलक देखे थे इसका हम शुरुआत जब किए थे चैप्टर का उस समय में। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई, जो आर्यों द्वारा बनाया गया था सभ्यता था। किसके द्वारा बनाया गया सभ्यता? हाँ वही बसाया गया बनाया गया दोनों कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT के हिसाब से तू बनाया वो भी बोल सकता है। ये मतलब कि आर्य आया, ठीक है, आया वहाँ पर सारे चीज़ों का वो निर्माण किया, उसके बाद लोगों को बसाया। ठीक है, इस तरह से बोलो ना, इस तरह से भी चल सकता है। द्वारा बनाई गई क्या था? सभ्यता था। सभ्यता भी वैदिक सभ्यता का एक ग्रामीण सभ्यता थी। आपको पता है जो वैदिक सभ्यता था वो किस प्रकार का सभ्यता था? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये पता है आप लोगों को? क्योंकि हम लोगों ने जब क्लास की शुरुआत किए थे तो ये देखे थे कि ये वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और ये सभ्यता किनके द्वारा बनाया गया था? आर्यों द्वारा बसाया गया सभ्यता था। देखिए जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। अब वैदिक सभ्यता हमारा कब से कब तक चली थी? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता हमारी चली थी। ठीक है, वैदिक काल में ही 4 वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया था। कौन सा काल आया था? वैदिक काल में वैदिक मतलब वेद, ये ध्यान रखना, वैदिक मतलब वेद। और जब वेदों की रचना, जो 4 वेदों की रचना की गई थी वो किस काल में किया गया था? वैदिक काल में किया गया था। ठीक है, और वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है। महाजनपद का नाम होता है 16 राज्यों का उल्लेख। ठीक है, महाजनपद का अर्थ होता है 16, लेकिन महाजनपद से पहले कुछ कहानी है, जैसे खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है, राजा के बारे में किसको सुंदर मुख वाले राजा कहते हैं। अभी ये सारी चीज़ें महाजनपद से पहले की घटना है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि का मैंने अभी तक कहीं जिक्र किया है? खरोष्टी लिपि का कहीं जिक्र किया है? नहीं किया है। काहे नहीं किया है? क्योंकि जनपद से पहले आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता किनके द्वारा? आर्य लोगों के द्वारा। और इसमें संस्कृत का प्रचलन शुरू हुआ था, प्राक संस्कृत का, जो संस्कृत से मिलता जुलता संस्कृत था, थोड़ा बहुत मिलता जुलता संस्कृत था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही क्लास में देखा था। और इसमें 4 वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदी की रचना जब आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ बताओगे? वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में इस चारों वेदों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। इतना ध्यान रखना। और देखिए वैदिक काल सबसे पहला बात समझते कौन सा धर्म आया था वैदिक काल में? ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में अगर पूछेगा ऋग्वेद में कौन सा धर्म आया था तो जैन और बौद्ध धर्म की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? जैन और बौद्ध धर्म आया था। कौन सा धर्म आया था? जैन और बौद्ध धर्म आया था। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने जाना था तो यहाँ तक तो था। लेकिन अब शुरुआत होता है आपका सब्जेक्टिव यहाँ से
कि वैदिक काल मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके, यानी घनानंद को मार के, कौन से वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की नींव रखी। क्या कि आपको पता है नंद वंश के शासक धनानंद को मारने के बाद धनानंद क्या था, स्वभाव से क्या था, घमंडी था। क्या था, स्वभाव से घमंडी था। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने जाना था। अब इसके आगे की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। उनके बारे में उनका शासनकाल पूछा जाता है, ठीक है, उन्होंने किसे पराजित किया था ये पूछा जाता है, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे ये पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अलग से बनते हैं तो अलग से क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कल तो निश्चित की निश्चित 500 से 600 स्लाइड है, क्योंकि परसों जियोग्राफी का एग्ज़ाम है। कल पढ़ाना है जियोग्राफी का 20 के 20 चैप्टर को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाना है कल के डेट में, सोचो। अब यहाँ पर क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी में पटना के, कहाँ के, पटना के बिहार जिले में। पहले आज हम लोग बिहार ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से लिखते हैं। पहले बिहार एक जिला है, आपको पता है, आज भी बिहार वो लिखा जाता है उसमें, ठीक है। पहले तो वहीं पर इनका याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, दोनों देता है, ये भी देगा आपको और ये भी देगा, तो दोनों देगा ना, तो ई वाला नहीं देखना है, कौन सा वाला देखना है, ये वाला देखना है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का जिस जिले में जन्म हुआ था उनका बात किया जाएगा तो ये वाला हिस्सा को छोड़ के ये वाला हिस्सा पे हमें आना है, ठीक है। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट रहे हैं, याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, अब पूछेगा तो 2 नंबर वाले में पूछेगा, बड़ा में नहीं पूछेगा, कि आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त विवरण दे या बताएं, तो क्या लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार के जिले में हुआ था। ये भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। क्या थे, ये भारत के प्रथम हिंदू सम्राट को उन्होंने मौर्य साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया। उसके बाद अगर लिखने की इच्छा होगा तो लिखना कि इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके ये मौर्य वंश की नींव रखी थी, ठीक है। इतना चीज लिख देना है, इसके अलावा कोई चीज लिखना नहीं है। 2 नंबर से वाला हुआ है तो आपको बड़ा वाला में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। आएगा तो इनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएगा या 2 नंबर वाले में आएगा, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उस हिसाब से आपका अभी तक जो पूछा गया है क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। सब्जेक्टिव में कहीं कहीं किसी साल देखने को मिल जाए वो भी बहुत है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको आज इसमें देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे। इस सारी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना, कि आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो लिखिए क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार के जिले में हुआ था। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। क्या रखे थे, नींव रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे और इनका गुरु चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे। बात हो गया खत्म। 2 नंबर के 2 नंबर आपके एग्जाम में आपके पास मौजूद रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो प्रथम हिंदू सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य था। उसके बाद अगला बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बड़ा पूछता है, ये भी याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व। जिला अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन लिख लो, क्या पता तुम्हारे समय में ये आ जाए या इसी बार आ जाए, है ना भाई। 4-5 दिन इंतज़ार तो करो। अभी तो इस पिछले साल का क्या मज़ा है ऑब्जेक्टिव का, वो पता चल जाएगा कि इस साल में बच्चा को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा जो पढ़ा होगा। हम तो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा ब्रह्मास्त्र मार रहा है कि नहीं, उस पर ये चीज़ हम देखने के लिए बैठे हैं। हमको पता है कि बच्चा लिख लेगा, ये हम जानते हैं। वो सब आएगी, शायद आज हो सके तो आ सकती है, क्योंकि परसों से एग्ज़ाम है, सब लोग आएगा तो शायद हो सकता है, मे भी। हमको जहाँ तक शक है इस चीज़ों पे, जो शक होता है वो शायद हमारा कंफर्म हो जाता है, इसीलिए देखा जाएगा। तो
परसों का एग्जाम में पता चलेगा कि ब्रह्मास्त्र क्या चीज़ है। मेरा बनाया हुआ जितना साल बनाया हूँ सारा साल आया है, अब इस साल पता चलता है कितना आता है या नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ तक तो हम लोगों की कहानी पता थी, यहाँ तक में कोई कहानी नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा बना है कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ बताएं, कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि है क्या। कभी अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में सुना भी नहीं होगा, मैंने आपको ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि के बारे में बताया भी नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाता है कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि है क्या। कि देखिए ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ क्या है कि 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, कौन, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। क्या निकाला था, अर्थ निकाला था। ये प्रश्न पिछले साल बना था आपके ऑब्जेक्टिव में कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था, तो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालने वाले व्यक्ति हैं कौन, जेम्स प्रिंसेप। कहा कि आपको सब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव निकालना होगा, थ्योरी में से भी, इतना ध्यान रहे, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन बना है और लिख के देता हूं 80 से 90% चांस है कि इस साल एक क्वेश्चन फिर से बनेगा। 10% में है कि नहीं बनेगा, क्या कि पिछला साल पूछा गया है इसलिए 10% हो सकता है नहीं बनेगा, लेकिन 80 से 90% चांस है कि फिर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, पहला चैप्टर पर पूरा कमांड करके रखना। पहला चैप्टर पर हर एक सब्जेक्टिव को कहा कि आज से मैं होमवर्क डालूंगा क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, आपके लिए पहला चैप्टर का, क्योंकि पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हो, ऑब्जेक्टिव बन चुका है, सब्जेक्टिव बन चुका है, थ्योरी पढ़ चुके होगे, ठीक है, ये सारे नोट्स आपके हाथ में मिल चुका है पहला चैप्टर का। अब फरवरी स्टार्ट हुआ, अब दूसरा का चैप्टर आएगा, 2 और 3 ज्योग्राफी का बचा है तुम्हारा नोट्स का, तो अब ये एक इस सप्ताह में वो सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आज से क्वेश्चन आंसर, सिर्फ और सिर्फ क्या, क्वेश्चन आंसर, थ्योरी वाला क्वेश्चन आपके पास पहुंचेगा। लग गया, उधर से लाइट जल रहा है क्या, इसमें जल रहा है ना, बंद होगा तो बताना, ठीक है। तो वो आज से ऑब्जेक्टिव जाएगा, सॉरी सब्जेक्टिव जाएगा। आपको सारे प्रश्न जिसमें 2 अंक वाले भी होंगे, 5 अंक वाले भी होंगे, ठीक है, एक एक करके, एक भी दिन ऐसा ना हो जो दिन आपका ना बने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की होमवर्क में मैं ये सुनूं कि मैं बनाकर नहीं लाया हूं या कॉपी छूट गया हूं, ऐसा कतई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। आप सज़ा का पात्र बनिएगा, और जब बनिएगा तो याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त सज़ा का पात्र बनिएगा, छोटा मोटा सज़ा का पात्र आप नहीं बनिएगा, क्योंकि जब एक चैप्टर पढ़ चुके हैं तो एक चैप्टर पर पूरा कमांड हमारा होना चाहिए। और हड़प्पा सभ्यता से 20 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। मैं फिर इस बार तुमको साबित करके दिखा दूंगा इस वाले के एग्ज़ाम में। जब क्वेश्चन पेपर मेरे पास आएगा ना भाई, बच्चा देगा एग्ज़ाम तो भेजेगा ही भेजेगा, तो आएगा तो वहाँ से मैं साबित करके दिखा दूंगा कि फिर से हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन पूछा गया है। और कम से कम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगा के 20 नंबर मायने रखता है, 20 नंबर, इतना ध्यान रखना। 1 नंबर मायने रखता है तो 20 नंबर तो बहुत बड़ा चीज़ है, 1 नंबर से आदमी छूट जाता है रिजल्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्राह्मणी लिपि का जो अर्थ निकाले थे वो कौन निकाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग शुरू के अभिलेखों और सिक्कों में, किसमें, सिक्कों पर किया जाता था। अब ब्राह्मणी देखिए होता क्या है ना कि ब्राह्मणी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ क्या है, ये बताएं। तो आपको शुरुआत में लिखना पड़ता है कि 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था। उन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, और इस ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अभिलेखों को लिखने में किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक आसान सी भाषा में अपना भाषा बनाने का प्रयास करना, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई कि ज़्यादातर अभिलेख सिक्कों पर प्रियदर्शी का नाम लिखा हुआ है। अब ये प्रश्न पूछता है कि प्रियदर्शी किसे कहते हैं, यानी प्रिय ऑब्जेक्टिव में आता है प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है। तो प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, मैं इसको अलग पार्ट में जोड़ दिया हूँ एक लाइन में, ठीक है। लेकिन जब भी लिखना
वो किस में लिखना, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि वाले में, तो एक के साथ सबको जोड़ के लिखना। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि घर जाके और जब नोट्स बनाना है इसका तो एक साथ जोड़ लेना दोनों को। ठीक है, और ज़्यादा इच्छा करेगा तो मैं यहाँ स्टार लगाया हूँ ना, यहाँ तुम नोट लगा लेना। ठीक है, कि नोट में पियदसी का मतलब होता है, पियदसी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृत वाला राजा, जिसका मुंह क्या हो, सुंदर हो। क्या हो, जिसका मुंह सुंदर हो। यह पियदसी का अर्थ होता है। ये क्वेश्चन 24 में बना था तुम्हारा, 23 में बना था, 22 में बना था, 20 में बना था, 19 में बना था, 25 में तुम्हारा नहीं बना था, 26 में क्वेश्चन बनेगा, निश्चित बनेगा। काहे कि सारा रिलेटेड जब क्वेश्चन पेपर पलटता हूँ ना तो पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल बना हुआ है। और 12 पर का हमारा ज़्यादा कमांड है आर्ट सब्जेक्ट पे कि उसका क्वेश्चन हमको पता चल जाता है कि कहाँ से कैसे पूछा जाएगा। जब तुम्हारा 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के समय कराएंगे ना, तब तुमको भी था लगेगा, आप लोगों को भी, कि क्वेश्चन कैसे ही सेट करता है। हर साल गैप करेगा, उसमें से 20% क्वेश्चन निकालेगा पिछला साल वाला, इस साल डालेगा, फिर उससे पिछला साल वाला का 20% निकालेगा, फिर डालेगा, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। यानी कि 5 साल का 20% क्वेश्चन निकाल के फिर उसमें रख दिया, उसका क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, पियदसी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृत वाला राजा, यानी कि जिसका मुंह सुंदर हो। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। पियदसी का अर्थ क्या है, तो पियदसी का अर्थ है मनोहर मुखकृत वाला राजा, जिसका मुंह सुंदर हो। अब देखिए ब्राह्मणी लिपि के बारे में ही हम लोग ब्राह्मणी लिपि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, ब्राह्मणी लिपि के बारे में पढ़ रहे थे। अभी खरोष्टी लिपि पे आए नहीं है, अभी ब्राह्मणी लिपि का टॉपिक चल रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि में अंतर बताइए, यानी क्या अर्थ है, तो पहले तो आपको ब्राह्मणी लिपि के बारे में लिखना होगा, उसके बाद आप खरोष्टी लिपि के बारे में लिखना होगा। पहले यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि मारेंगे, यहाँ के साइड में लिखेंगे ब्राह्मणी लिपि, और उसके बाद लिखेंगे कि 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था, उन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। क्या निकाला था, अर्थ निकाला था। उन्होंने ये पता लगाया कि जितने भी सिक्के हैं, यानी जितने भी अभिलेख है, वो सब पे ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि से ही लिखा गया है। किससे लिखा गया है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि के द्वारा ही लिखा गया है। और उसमें ये चीज़ और पता चलता है इस ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में कि जितने भी सिक्के थे, क्या थे, यहाँ पर दिया है ना, सिक्कों पर पियदसी राजा का नाम लिया गया था। किसका नाम लिया गया था, पियदसी राजा। यानी कि पियदसी का मतलब होता है, नीचे लिख देना, पियदसी का मतलब होता है मनोहर मुखकृत वाला राजा, यानी कि जिसका मुंह सुंदर हो। ये हो गया ब्राह्मणी लिपि की बात है। अब आते हैं आपका किसकी बात है, अरे नहीं, तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से ठीक है भाई, स्लाइड वो कहाँ है, ये वो स्लाइड कहाँ है इसमें का, क्या दिक्कत है शिवम? हाँ, कहाँ अलग तो रहे हैं हम? सुनो, अब खरोष्टी लिपि पढ़ाया हूँ, अभी पढ़ाने तो दो, उसके बाद तुमको समझाता हूँ ना दोनों अलग अलग कैसे तोड़ा गया है। समझो तो पहले उस टॉपिक को हमको ख़त्म करने दो, उसके बाद मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। यहाँ पर क्या है, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। ठीक है, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब ये क्वेश्चन हो गया अलग, ये क्वेश्चन हुआ ना अलग। ये क्वेश्चन कौन हुआ, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ क्या है। इसमें बात कर रहा है ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों का अर्थ के बारे में बात कर रहा है कि आपका अर्थ पहले किसने निकाला। तो उस व्यक्ति का नाम आया किसका, जेम्स प्रिंसेप। उसका व्यक्ति का नाम क्या आया, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ये दोनों लिपि के अर्थ के बारे में पता लगाया है। ठीक है, किसके बारे में पता लगाया है, अर्थ के बारे में पता लगाया है। ये इसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर अंतर की बात करूँगा तब आप ब्राह्मणी लिपि को साइड कीजिएगा और खरोष्टी लिपि को साइड कीजिएगा, दोनों को दो पार्ट में बांटिएगा। इसमें सिर्फ क्या बताया, अर्थ का पता लगाया जा रहा है। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको नहीं कह रहा है, और आपका एग्जाम में भी नहीं कहेगा कि आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ का पता किसने लगाया था। ठीक है, अब दिमाग में घुसा,
अब आते हैं, अब तुमसे खरोष्ठी लिपि पूछेगा, अकेला इकलौता सीधा पूछेगा, ब्राह्मणी लिपि ना पूछेगा, खरोष्ठी लिपि पूछेगा तुमसे इकलौता कि खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया है, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया था। ब्राह्मणी लिपि का था और तुमको पता चल गया जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। चाहेगा तो क्वेश्चन घुमा देगा, पूछ देगा कि जेम्स प्रिंसेप कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी था। उसने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का पता कब लगाया था, तो 1830 में लगाया था। 1830 था ना रे, 1830 था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जो था वो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का क्या लगाया था, पता लगाया था। इसमें से एक स्लाइड मिसिंग है भाई, फालतू में फिर मोबाइल निकालना पड़ेगा हमको, फिर निकालूंगा, फिर लगाऊंगा, फिर वीडियो दूंगा अटैच करना पड़ेगा। तो जोड़ तो दूंगा, वो तो मैं समझ गया। देखो पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर, ये ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखना, ये हमारी 4 दिशा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। अब ये वाला जो हिस्सा होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी कि पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्व और उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, पश्चिम और दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पश्चिम और उत्तर वाला हिस्सा, यानी कि पश्चिमोत्तर, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों बीच का हिस्सा जो होगा क्या हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें का ध्यान रखना इसका, बस। पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर वाले हिस्सा क्या बात करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, क्या है कि पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब याद रखना कि खरोष्ठी लिपि कहाँ से पाया गया था, किस जगह से, तो पश्चिमोत्तर वाले हिस्से से पाया गया था। कहाँ से पाया गया था, पश्चिमोत्तर वाले हिस्से से पाया गया था। इस क्षेत्र में हिंद में हिंदू यूनानी शासन करते थे और उनके बनवाए गए सिक्के पर खरोष्ठी लिपि के बारे में क्या मिला, जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, खरोष्ठी लिपि के। और ये जो पश्चिमोत्तर वाले हिस्से में कौन से शासक थे, हिंदू यूनानी शासक थे। कौन थे, हिंदू यूनानी, यानी यूनान देश के आए हुए हिंदू शासक थे। कौन शासक थे, यूनान देश से आए हुए हिंदू शासक थे। और इनके द्वारा बनवाए गए जो सिक्के थे उस पर से हमें किसके बारे में पता चलता है, खरोष्ठी लिपि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है या ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। भूख उक लागल हो, खा के ताल लो भर हारी हीर के। आपको कैसे पता है? बिना कहले तो तू अभी से ना नहीं खा के आए हैं। हो ही ना सके, तो जे दिन तू ना कहे मर जाए 11 बजे तो तू बैठिए ना सकै छे। 10th वाला में देखे छी केना पढ़बै छी, बाघ शेर कुत्ता बिलाई, ओखनी वही मन लगे छे। तोनी में 1 टॉपिक अभी है ना, तोनी के 1 टॉपिक है तो 1-2 चैप्टर के बाद कि जिसमें हंसी उसी लागे। अभी तो सीरियस मूड वाला टॉपिक सब चल रहा है, इसमें खाली सीरियस है, ये है, दूसरा कोई कहानी ही नहीं है। देखो क्या थे, कहाँ थे हम लोग, बात से बुला देते हो। खरोष्ठी लिपि कैसे पढ़ा गया, ये खरोष्ठी लिपि हमें कहाँ से मिला है, किस दिशा से, पश्चिमोत्तर वाले हिस्सा से। ये जो हिंदी और यूनान शासक थे उनके द्वारा जो सिक्का बनवाया गया था उनसे, उससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, खरोष्ठी लिपि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उनके द्वारा बनवाए गए खरोष्ठी लिखे गए थे, उनके द्वारा बनवाए गए सिक्के। हम पगला गए हैं का भाई। सिक्के पर बनवाए गए सिक्कों में राजा के नाम यूनानी और यूनानी भाषा में पढ़ने वाला यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया। अब बताओ, जहाँ का जो होगा उसी भाषा में तो लिखेगा अपने सिक्कों को कि अलग भाषा में लिखेगा, कहे कि उसी भाषा में लिखेगा तब तो वहाँ के लोग पढ़ेगा समझेगा कि भाई इस, जैसे अपना क्या होता है नोट है जो, उस पर तो हिंदी में लिखा जाता है, उर्दू में लिखा जाता है, पंजाबी में भी लिखा रहता है, सब भाषा में लिखा रहता है ना। देखना सही से, सब भाषा में रहता है, ताकना है ना, सही में लिखा रहता है। नोट है तो निकाल के देखो, सब में सब भाषा में लिखा रहता है। अरे भाई रहता है, देख ला तू नोट देखा है, ला नहीं दिखाइए। अभी सुनबाऊ पहला चैप्टर हिस्ट्री के बहुदा ये कथी पागल छे।
होगा, उतना कुछ की नहीं दिखाई दे रहा है। उर्दू है। इसमें सब भाषा होगा, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तंगाली, सारा भाषा है। सारा भाषा लिखा रहता है ना, क्या कि अपने देश में सारे भाषा के लोग हैं, सारा भाषा के लोग हैं कि नहीं है। तो उसी तरह पहले के सिक्कों में भी वो जहाँ से जो व्यक्ति थे वहाँ से वही क्या यूज करता था, अपनी भाषा यूज करेगा ना। जो चीज़ें जो लिखी जाती थी जो चीज़ें जो लिखी जाती है, क्या कि अगला उसके देश के व्यक्ति को भी तो समझ में आए या नहीं समझ में आए। तो यही चीज़ें सीख के आज के दिन में कहाँ हूँ, इतिहास पढ़ने से पहले अपने जीवन से जोड़ लेना, सारा तुम्हारे जीवन का ही अध्याय होगा इसमें। आगे देखो, अब यहाँ से शुरुआत होता है आपका एक आरंभिक साम्राज्य। यहाँ से कहानी शुरू होगा, बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा। अभी तो नींव डाला है इसमें, अभी तो लिंटरे पर न गेल, अभी तो कुर्सियाँ डलाई थे, अभी कुर्सिये पर हैं हम लोग। इसके बाद लिंटर होगा, तब छत ढलाएगा, तब बहुत सारे राजा आएंगे, तब शासन करेंगे, तब पेंट उंट होगा। नहीं सुनूंगा, बैठ रखना, तब कॉपी खोलूंगा। समझ इन्हें समझ ले इन्हें इधर समझो। कह दिए कि सुनूंगा तो सब पढ़ाई छोड़ के कॉपी खोलना शुरू कर दिया। नहीं सुनूंगा। चलो देखो, एक आरंभिक साम्राज्य। अब देखिए, मगध के विकास के साथ साथ, किसके विकास के साथ साथ, मगध के विकास का। बोल लड़का सब कहाँ है रे? आई अथियो है ना, कौन के पर्वो है ना कि कल है, कल है खाए वाला है। हाँ, रात में होगा, सबे बारात हुए है ना। इसमें इबादत मांगता है, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, इन लोग इबादत ना मांगा जाता है। कल किसको कहे थे, हाँ 11th में आती है ना लड़की को पढ़ने, लाडली नाम है करो, वो आती है तो कहे थे कि सबसे पहले की करिए, कही थी कि सर हम लोगों का कल पर्व है, छुट्टी नहीं दीजिएगा। कल नहीं, कल के वो कही थी कल के बारे में कि आज पर्व है, उसके कल होकर छुट्टी दीजिएगा। हम कथी होता है पहले ही समझाओ हमें। कहा कि सर पहले नाम सुने उसका, सब ए बारात, नाम तो पता था कि सब ए बारात होता है। हम कहे इसमें करते क्या है, तो कहता है कि सर जी इसमें इबादत मांगता है, यानी कि प्रार्थना करता है, यही ना। तो हम लोग कहे कि हम नियोला मांग लिए कुछ, तो कहती है कि सर जी अगर 2 मांगेंगे, कहीं आपको मिल गया हमको नहीं मिला तब, इससे अच्छा एक को मांगेंगे सबसे पहला। तो इस जगह पर्व है कल्हे क्या है, आज ही सुबह रात में। आज है ना, तो पूरा रात सुबह तक भोर तक जागना पड़ेगा, इसलिए कल सब सोता है, इसलिए सब। अच्छा, आज तुम लोग को सोना नहीं है, नहीं, आज भी एक थोड़ा भी नहीं। वो नहीं सोई, हम सोया। तुम सोया है? हम सो जाते हैं, हाँ, पूरा रात सोते हैं। नहीं, कोई नहीं, जिसका मन वो करे, जागे, या जिसका मन ही सो जाए। नहीं, मन के ऊपर नहीं होता है, सब अपने मन का करता है, ऊपर वाले एकरा सही में ये कोनो चीज़ सही से नहीं करता होगा सब, हैं? तो तू तो रमजानो सही से नहीं मनाता होगा रे, नहीं रमजान रोजा वोजा नहीं रखता होगा तू। रोजा में तो शाम में ना खाया जाता है, आप सामने कर तो तू तो दोपहर में खा लेता होगा। जब ये चीज़ें में, इस चीज़ों में जब होता है कि पूरा रात जगना पड़ता है, तो तुम सो काहे जाते हो? कौन है? नहीं तो कैसे सो जाएगा भाई? आप हिंदू धर्म में, अब सुनो, हिंदुए धर्म में सुनो एक बात, अपना हिंदुए धर्म में जो चीज़ हमारा पूजा पाठ वाला होता है, जो चीज़ जैसे कि दुर्गा पूजा में निशा पूजा होता है कि नहीं होता है, जो बैठता है वो सोता है? नहीं सोता है। तो हम लोग जगते हैं कि नहीं जगते? जो बैठता है वहाँ पर, हम तो नहीं बैठते हैं भाई, हम तो अभी तक नहीं बैठे हैं। अब हम देखो वहाँ पर बैठने में बहुत सारा दिक्कत है, बैठने में वहाँ दिक्कत ये है कि तुम बैठ गए तो वहाँ से फिर उठना नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम लोग नहीं बैठते हैं। हम लोग का मन क्या पता कब कखनी उठ जाए, तो उससे अच्छा है कि उस चीज़ों को अवहेलना न किया जाए। लेकिन थोड़ा तो जगना पड़ता है भाई, तू गलत कर रहा है। जगते हैं, अब जगता है, जब बेइज्जती हो गया तो जगता है नहीं, सदर कदर रात में भाई। आज जगने की बात है तो आज जगो ना,
सब तरह का नियम सब तरह का है सर, अलग अलग है। नियम सबका एक ही होता है, अलग कहीं का नियम नहीं होता है। हम लोग को कहाँ बोला जाता है सबका नियम सबका एक ही होता है। सर? हम लोग नहीं हाँ ये पगलेट है, ये है सही कहले, पगलेटे है ये। चलो आगे आ जाइए, देखते हैं। सुनो आगे आओ, पहले इसको समझे उसके बाद देखते हैं। देखिए मगध के विकास के साथ साथ, सुनो वीडियो लगा हुआ है, कतले बकवास करता है। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में किया। कब किया? 321 ईसा पूर्व में। अब तोहनी के दिमाग में बतवा चले तो कि है सर जी जन्म तो 340 में हुआ था। आए आप कह रहे हैं कि मगध का मौर्य का 321 में अति हुआ है, स्थापना हुआ है। ईसा पूर्व की बातें चल रही है, ईस्वी की बातें नहीं चल रही है। ईसा पूर्व मतलब 340 से पीछे आएगा वो। सोचो 19 साल के उम्र में मौर्य वंश से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जमीलवा। आइए वो तू एक रात नहीं जग रहा है, बताओ 19 साल की उम्र में धनानंद के सबसे प्रतापी शक्तिशाली सजा के मार के तुतुर जगह मुआ दिया 19 साल का इंसान। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, इसीलिए तुम्हारा नाम नहीं है। वो एक के दिन जगबे करेगा, वो अपना ब्याह के दिन, क्या उस दिन रात भर जगना होता है। जमीलवा तो रातों में ना होता है दिने में शादी होता है तुम लोगों का? जिसका मन हाँ दिनों में होता है, रातों में होता है, दोनों में, वो अपने अनुसार है। चलो इधर देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या रखी 321 में, याद रखना 321 में मौर्य वंश का नींव रखा गया था धनानंद को मार के। ठीक है, कब? 321 ईसा पूर्व में थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी स्रोत मूर्ति कला मूर्तियों से प्राप्त होता है। अब इससे पता चलेगा कि ना कि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक मौर्य साम्राज्य फैला था ना। अपना बिहार उहार अफगानिस्तान पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान आ गया तो पाकिस्तान तो आइए गया होगा, अफगानिस्तान आ गया तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक आ गया। वो तो लाबादुआ में है, होगा लाबादुआ में रखना भाई। देखो बलूचिस्तान तक फैला और जानकारी के स्रोत मूर्ति कला समाकलीन रचनाएं मेगास्थनीज द्वारा। अब इन मौर्य साम्राज्य के सबसे बेहतर जानकारी हमें कहाँ मिलती है पता है? मेगास्थनीज द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ये क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड है तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत द्वारा लिखी गई पुस्तक से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती। अगर मौर्य साम्राज्य के पूर्ण रूप जानकारी चाहिए ना तो मेगास्थनीज का इंडिका पढ़ लो जाके, उसमें पूरा तुम्हें मौर्य साम्राज्य के छोटा से लेकर बड़ा तक के कहानी बता देगा। और वो इंडिका अभी मिल जाएगा, हिंदी वर्जन में मिलेगा तुमको, हिंदी वर्जन में इंडिका देखने को मिल जाएगा। तुम गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। क्या कि जितना सीरियल उरियल बनता है ना सब उसी के आधार पर बनता है, उसी को दिखाया जाता है। उसमें का पूरा चीज़ तो नहीं दिखाएगा, काट काट के शॉर्ट कर करके उसमें का बनाया जाता है। तो याद रखना इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और इंडिका से हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की। ठीक है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की पूर्ण रूप पूरा का पूरा जानकारी हमको इस इंडिका पुस्तक से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे क्या था कि अशोक स्तंभ, कौन स्तंभ? अशोक स्तंभ से, अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या मिलता है? महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। याद रखना अशोक स्तंभ सबसे मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा धरोहर था। अशोक स्तंभ के बारे में जानोगे, अभी पढ़ोगे, अभी टाइम है उसके बारे में पढ़ना। अभी तो इसके बाद महाजनपद आएगा, महाजनपद के बाद अशोक सम्राट आएगा। अभी तो मौर्य वंश ही चल रहा है। इस मौर्य वंश में कौन आया, कौन लिखा, कौन कितना क्या किया। अभी उसके बाद अशोक जी आएंगे तो उनके स्तंभ के बारे में देखेंगे, 13 शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, 13वां शिलालेख कितना इंपॉर्टेंट था अशोक जी का। उसके बाद उनका धर्म प्रचार देखेंगे, उसके बाद समानताएँ हैं, बहुत सारा गण और संघ, हर चीज़। अभी तो थियोरी चलिए रहा है, ज़्यादा आपको 4 क्लास लगेगा इस थियोरी को ख़त्म होने में। थियोरी में 4 क्लास कम से कम देना पड़ेगा आपको, यानी कि अगला वीक में आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म होगा। इस वीक में तो नहीं होगा, इस वीक में तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा लंबा टॉपिक है। इतिहास में तुम्हारा समय लगेगा,
ज्योग्राफी में कम समय अभी लगेगा पहला बुक तक, दूसरा बुक से ये ज्योग्राफी में तो पाँचवा चौथा पाँचवा छठा से गिन चुन के 12-13 वो ऑब्जेक्टिव ही निकलेगा, बहुत हो गया। पाँचवा छठा चैप्टर की बात कर रहे हैं पगला है, पाँचवा चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, पाँचवा छठा का गिन के 12-13 वो ऑब्जेक्टिव निकलते हमारे हिसाब से। जो अभी चल रहा है इससे छोटा है अभी, ये अभी पहला बुक तक छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ फ़ायदा क्या है ना कि जो पहला बुक में चैप्टर देखोगे ना वही तुम दूसरा बुक में देखोगे, सेम टू सेम चैप्टर। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, वो आपका राष्ट्रीय लेवल पे है और राज्य लेवल पे दिखाएगा, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं। देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, इंडिका। इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, किसकी जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला बात कि प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, सुंदर मुख वाले राजा, यानी सुंदर मनोहर मुख वाले राजा के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, खरोष्ठी लिपि वो कैसे पढ़ा गया, जो हिंदी यूनानी शासक था वो आया था, वो अपने सिक्कों पर हिंदी यूनानी भाषा में लिखवाया गया लेख से हमें पता चलता है कि वहाँ पर खरोष्ठी लिपि में हिंदी यूनानी शासक को जो सिक्का जारी किया था उसमें खरोष्ठी में लिखा गया था। और ब्राह्मणी लिपि का आपका बात किया गया, ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था। और उससे ये पता चलता है, उनको ये पता चला कि जिस सिक्के पे माथी मनोहर मुख वाले यानी सुंदर मुख वाले राजा के नाम लिखे हुए होते थे, और वो ब्राह्मणी और किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में लेख लिखा गया था, ठीक है। यहाँ तक की कहानी, अभी तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है, साफा ना, 1% ना, बोल गए। सबसे बेसी डाउट इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश तो बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बर्दाश्त करो, वर्ड मीनिंग देखोगे चैप्टर समझ में आएगा, वर्ड मीनिंग आपका फंसेगा, चैप्टर फिर आपका फंसेगा। इसीलिए जब भी वर्ड मीनिंग अगला मास्टर साहब लिखा रहे हैं तो उसको लिखाने का प्रयास करो। लेकिन सब भूल जाती है तो घर जाके देखो ना उसको, इधर देखते दिन रात ओकरा तो थोड़ी देर, दिन रात तो दूसर कुछ को देखे छे। हाँ वही सही बात करो, बहुत दिन ऑनलाइन रहता है लड़का, पता ना कौन एहन एहन के कौन केकर करम फूटल है।